एक जो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी वो राहुल गांधी के ऊपर भी है, उन्हें थोड़ा सँभल कर बोलना चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए। लेकिन क्या ये टिप्पणी हमारे देश के सभी राजनेताओं पर लागू होनी चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी ने तो एक बात कही, लेकिन उससे भी कई खराब तरह की बातें देश के प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। तो क्या देश के राजनीतिक वर्ग को इससे एक सबक लेना चाहिए कि वो अपने विचारों को थोड़ा संयमित तरीके से रखें? नहीं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। दूसरे, इसका एक और पहलू है। देखिए, जब राजनीतिक प्रतियोगिता होती है और जब राजनीतिक प्रतियोगिता तीखी होती है, जैसे आजकल बहुत राजनीति में तीखी प्रतियोगिता हो रही है। इस प्रतियोगिता में एक दूसरे के लिए कुछ सख्त बातें कही जाती हैं, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाई जाती है, कुछ ऐसी बातें भी कही जाती हैं जिनसे बचा जाना चाहिए। अगर इन तमाम बातों को अदालत में घसीटा जाएगा, बहुत सारे व्यंग भी होते हैं, कटाक्ष भी होते हैं, उपहास भी किया जाता है, खिल्ली भी उड़ाई जाती है। इन चीजों से बहुत लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू कहा। तो क्या राहुल गांधी को उन सबके खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर देना चाहिए था? भाई, एक व्यक्ति को, आप एक इतने बड़े नेता को पप्पू कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसको नादान कह रहे हैं। तो राहुल गांधी ने तो ऐसा नहीं किया। दूसरे, सब लोगों को इस पर टिप्पणी करते समय ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी की बातों का खंडन करने के लिए मोदी मंत्रिमंडल के बड़े से बड़े मंत्री हरदम सक्रिय रहते हैं। भाजपा के तमाम प्रवक्तागण इसमें लगे रहते हैं और भाजपा के बहुत सारे हमदर्द जो कि टीवी पर दिन रात कलाबाजियां खाते रहते हैं, टीवी चैनलों में, गोदी मीडिया के चैनलों में, वो भी इसमें लगातार सक्रिय रहते हैं। तो एक व्यक्ति के पीछे कितनी बड़ी फौज पड़ी हुई है, इसका अंदाजा लगाइए। मैं ट्रोल्स की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो टीवी पे सामने आके बात करते हैं। और राहुल गांधी एक ऐसी शख्सियत है जिनकी नियोजित रूप से बहुत लंबे अरसे से छीछा लेदर करने की कोशिश की जा रही है। उनको मूर्ख बताया जा रहा है, उनको अज्ञानी बताया जा रहा है, उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया जाता है। जब भी विदेश जाते हैं तो विदेश जाने का जो मकसद है उसके ऊपर शक किया जाता है। कुछ इस तरीके से पूरे कुछ उनको जमानत पर रिहा बताया जा रहा है, उनको भ्रष्टाचार का आरोपी बताया जा रहा है। कल ही एक टीवी चैनल पर उनको एक भाजपा प्रवक्ता ने उनको भ्रष्टाचार का आरोपी बताया। तो वहां पर एक बहुत बड़े वकील बैठे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार का कोई भी मुकदमा नहीं चल रहा है, केवल एक निजी किस्म की कंप्लेंट है जो कि सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा की गई कंप्लेंट है, उसको भी भ्रष्टाचार के मुकदमे के तौर पर नहीं किया जा सकता। तो राहुल गांधी को भ्रष्टाचार के मुकदमे में उन पर अभियुक्त मानना ये बिल्कुल तकनीकी रूप से और कानूनी रूप से गलत है। लेकिन उसका किसी ने परवाह नहीं की, वो सब वही बातें होती नहीं। तो ये जो हमारा प्रमुख विपक्षी है, उसको लगातार अपमानित करना, ये तो इस देश में नियोजित रूप से कई साल से लगातार हो रहा है। और अब धीरे धीरे करके आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि सोशल मीडिया पर जो राहुल गांधी की पहले खिल्ली उड़ाई जाती थी वो तकरीबन बिल्कुल बंद है। अब कोई खिल्ली नहीं उड़ा रहा है। अब ज्यादातर मजाक अमित शाह और नरेंद्र मोदी को उड़ाया जाता है। जी, तो इससे क्या ऐसा लग सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको इस आदेश से एक ऐसा झटका लगा है जो शायद 2024 के चुनाव तक उनको एक सबक देता रहेगा कि शायद उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था? देखिए, कल मैंने एक बात कही थी, मैं इस आपके मंच पर इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पहले से अंदाजा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। मैं नहीं मानता हूं कि इतनी ऐसी पार्टी को ये मुगालता रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की याचिका खारिज कर देगा। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता इतने विचलित क्यों लगते हैं इस फैसले से? इसका सीधा मतलब है कि लोगों को पहले से पता होता है कि भूकंप आने वाला है, क्योंकि चेतावनी मिल चुकी होती है? तो उस वक्त की उनकी मानसिकता और जब भूकंप आ जाता है वास्तव में, उस वक्त की उनकी मानसिकता में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इनको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो बगले झांकते नजर आए। अपना बचाव किस भाषा में मजबूती से करना चाहिए था, ये भी वो नहीं कर पाए। जब उनसे कहा गया कि जब फैसला आने के बाद में कानून के मुताबिक ऑटोमेटिकली राहुल गांधी की सदस्यता खारिज हो जानी चाहिए थी, जो कि 24 घंटे के अंदर आपने खारिज कर दी, तो अब ऑटोमेटिकली उनकी सदस्यता बहाल भी हो जानी चाहिए। तो उसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था इन बातों के ऊपर। तो सीधा सा मतलब है कि जो पूरा डिस्कोर्स चल रहा था, उस पूरे डिस्कोर्स को इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बहुत धक्का पहुंचाया है। आपको ध्यान होगा कि 2 ऐसे सांसद रहे हैं, एक राज्यसभा में और एक लोकसभा में, जो भारतीय जनता पार्टी की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में संजय सिंह इतने वरिष्ठ नहीं है, लेकिन संजय सिंह बने हुए हैं।
इन दोनों को पहला मौका मिलते ही किस तरीके से सदन से बाहर निकाला जाए और इस तरीके से इनकी जो बुलंद आवाज है उस आवाज से छुटकारा पाया जाए, उससे बचा जाए, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आया, बिना एक क्षण का इंतजार भी किए हुए उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई। इधर संजय सिंह को जिस बात पर पूरे सत्र के लिए निकाला गया, अगर आप देखें तो उसमें राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपसभापति हैं, वो खुद ही सभापति हैं, वो खुद ही कहते हुए नजर आते हैं कि लाइए मोशन लाइए, लाइए मोशन लाइए। तो ऐसी स्थिति है। और अब तो संजय सिंह ने तो आंदोलनकारी स्वभाव के व्यक्ति हैं वो। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने स्थायी रूप से संसद के बाहर जो है अपना अड्डा जमा लिया। वो अपने निष्कासन के खिलाफ लगातार वहां बैठे हुए हैं और वहां लगातार विपक्ष के लोग जमा होते रहते हैं, वहां से भाषण चलते रहते हैं। तो वो अपने आप में प्रतिरोध का एक केंद्र बन गया है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के दूसरे सांसद जिनको निकाला गया, जिन्होंने ऑर्डिनेंस वाले बिल के पन्ने फाड़ के फेंके थे, वो भी वहीं जाके बैठ गए हैं। तो वो वहां दूसरे विपक्ष के सांसद नेता भी आते रहते हैं वहां पर। तो इस चीज को भी उन लोगों ने अपने लिए एक राजनीतिक प्रतिरोध का जरिया बना लिया है। एक चीज़ और है जो आपने कल ये बात कही थी और ये खड़गे के हवाले से आपने कही थी कि एक दिन तुरंत ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, पर अभी 24 घंटा से ज़्यादा बीत चुका है, पर सदस्यता बहाल की जाएगी इसके बारे में कुछ उबगाहट नहीं है। और मैं मीडिया में ये देख रहा था कि लोकसभा सचिवालय इसका अध्ययन करेगा और अध्ययन करने की कोई समय सीमा नहीं है, वो लंबे समय तक कर सकते हैं। तो क्या ये चीज़ भाजपा को और नुकसान पहुँचाएगी? देखिए, जितनी इसमें देर होगी, उतना ही भाजपा की साख गिरेगी। पब्लिक बेवकूफ नहीं है। यहां देखिए, जिस चीज को आप चुनाव शास्त्र की भाषा में स्विंग कहते हैं, वो स्विंग दो तरह का होता है। एक स्विंग तो वो होता है, वो उन लोगों का होता है जो कि निष्पक्ष वोटर है, इन्होंने भाजपा के पक्ष में पिछली बार वोट दिया था। वो भाजपा के साथ जुड़े हुए वोटर नहीं है, मतलब भाजपा के साथ कोई खास हमदर्दी नहीं करते, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक वोट दे देते हैं। एक तो उनका स्विंग होता है। एक उनका स्विंग होता है जो भाजपा के स्थायी वोटर हैं। वो स्विंग बहुत थोड़ा होता है, वो अदृश्य किस्म का, न दिखाई देने वाला स्विंग होता है। और वो स्विंग जो है ना, वो सत्तारूढ़ पार्टी की कमर तोड़ देता है। सत्तारूढ़ पार्टी को उस स्विंग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो जब होता है तो सत्तारूढ़ पार्टी भौचक्की रह जाती है, जिस तरीके से 2004 में हुआ था, जहां भाजपा के 1.5% वोटर अदृश्य तरीके से गैर भाजपा पाले में चले गए थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो कि नए मंत्रिमंडल बांटने की तैयारी कर रही थी प्रमोद महाजन की भाषा में, वो चुनाव हार गई थी। वो 10 साल तक सत्ता से बाहर रही। वो 1.5% का अदृश्य स्विंग, जो कि 2002 की मुसलमान विरोधी हिंसा के कारण हुआ था। ये सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक, लोकनीति के आंकड़ों के मुताबिक मैं कह रहा हूं। आपकी भी इस बारे में पुख्ता जानकारी होगी, मुझे यकीन है। तो वो उस तरह का अदृश्य स्विंग इस तरह की बातों से भाजपा के समर्थक वोटरों के बीच में घटित हो सकता है। और बड़ा वो वाला स्विंग जो निष्पक्ष वोटर है, भाजपा के समर्थन किया था, वो तो बड़ा स्विंग होता है। उसकी तो भाजपा कोशिश कर रही है कि वो स्विंग ना हो, लेकिन अपने समर्थक वोटरों के बीच में तो कोशिश भी नहीं करती है पार्टी, और वो स्विंग हो जाता है और पार्टी भौचक्की रह जाती है। इस तरह की घटनाओं से वो स्विंग होने का अंदेशा रहता है। एक चीज़ और है कि जैसे जब से बैंगलोर वाली बैठक हुई है, तब से मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अपने आप को एकजुट रूप में प्रस्तुत कर रहा है। चाहे मणिपुर में दल भेजने की बात हो या फिर राहुल गांधी के बारे में जो आदेश आया, तो सब लोगों ने उसका एक खुले मन से स्वागत किया। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, मतलब इंडिया गठबंधन। मैंने तो पिछले 10 साल में और उससे पहले भी विपक्ष की इतनी बढ़िया एकता कभी देखी नहीं। पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ में एक प्री पोल अलायंस हुआ है। इसीलिए मैं इस बात को इस तरीके से भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक का चुनाव हारा, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हारा, दिल्ली महानगर पालिका का चुनाव हारा। अगर वो 1-2 चुनाव और हार जाती तो 5-6 चुनाव मिलके भी जितना बड़ा धक्का लगता, उससे भी बड़ा धक्का प्री पोल अलायंस बनने से लगा है। देखिए, भाजपा इस बात को जानती है अच्छी तरीके से कि प्री पोल अलायंस बनाने के फायदे क्या क्या है। 1977 में भाजपा के पूर्व रूप जनसंघ ने एक प्री पोल अलायंस में हिस्सा लिया था, जिसका नाम था जनता पार्टी। उसने इंदिरा गांधी की जमी जमाई सत्ता के धुर्रे उड़ा दिए थे उसने।
उसके बाद आप देखिए खुद भारतीय जनता पार्टी ने एक प्री पोल अलायंस बनाया था, इसको एनडीए बोलते हैं, जिसकी वजह से वो आज तक सत्ता में है। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में एनडीए की वजह से सत्ता में रही, उसके बाद भी सत्ता में है। फिर भाजपा को ये भी पता है कि जब वो बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद हिंदू विजय दिवस मना रही थी, उस वक्त एक प्री पोल अलायंस हुआ था उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, उसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक दिया था। तो प्री पोल अलायंस जो होता है वो बड़ी जबरदस्त चीज होती है, वो बहुत नुकसान करता है सत्तारूढ़ दल का, अगर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ हुआ है वो। और भाजपा इस बात से डरी हुई, घबराई हुई है। ये बहुत बड़ा झटका है। इस झटके का महत्व धीरे धीरे करके सबकी समझ में आएगा। ये विधानसभा चुनाव हारने से भी बड़ा झटका है।